उच्चतम न्यायालय की अधिकारिता, तो मैंने संविधान को दो तरीके से परिभाषित किया था, एक स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन, दूसरा फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन। जब स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया था तो हम लोगों ने कहा था कि संविधान एक दस्तावेज है और दूसरा देश के शासन और प्रशासन को संचालित करने के लिए गाइडलाइन के रूप में काम करता है संविधान। संविधान एक मार्गदर्शन है। और जब कार्यात्मक आधार की बात किया था, फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन की बात किया था, तो हम लोगों ने कहा था कि शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान, देश के अंदर जितनी भी एजेंसी, जितने भी पदाधिकारी हैं और एक नागरिक के रूप में हमें और आपको जो अधिकार प्राप्त हों, सबकी शक्तियों का स्रोत इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है। लेकिन वही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जहां एक और शक्ति देता है, अधिकार देता है, वहीं दूसरी ओर उनको संतुलित करने का भी काम करता है। इसका मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन किसी को अनलिमिटेड पावर नहीं दिया है। आपको अधिकार है तो आपको अनलिमिटेड राइट्स नहीं है। अपने अधिकारों को उपयोग करिए, लेकिन दूसरे के अधिकारों पर अतिक्रमण ना करिए। इसका मतलब मर्यादा तय किया गया है, मर्यादित करने का काम भी किया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा। तो 4 प्रकार की अधिकारिता भी सुप्रीम कोर्ट के पास है। जिस प्रकार मैंने बताया, स्ट्रक्चरल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 पार्ट बताया और फंक्शनल कॉन्स्टिट्यूशन में 2 पार्ट बताया, इसी प्रकार सुप्रीम कोर्ट की मूलतः 4 अधिकारिता है। तो इस अधिकारिता को पहले हम लोग इस बढ़िया बाकायदे फ्रेम कर लेते हैं, तो आप लोग समझने में आसानी से आ जाएगा। संरचनात्मक आधार पर इसको हम लोग अधिकारिता को देखते हैं। संरचनात्मक आधार पर, संरचनात्मक आधार पर जब संरचनात्मक आधार की बात करते हैं तो हम लोग राजनीतिक ढांचे के संरक्षण की बात करते हैं। राजनीतिक ढांचे के संरक्षण की बात करते हैं। राजनीतिक ढांचे का संरक्षण, राजनीतिक ढांचे का संरक्षण। और इसके लिए अगर स्वरूप की बात किया जाए तो इस संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट की 2 अधिकारिता लागू होती है। अगर स्वरूप की बात करें, स्वरूप, स्वरूप की बात करते हैं तो इसमें 2 अधिकारिता है। राजनीतिक ढांचे के संरक्षण के लिए 2 अधिकारिता, एक आरंभिक या मूल अधिकारिता, आरंभिक या मूल अधिकारिता, आरंभिक या मूल अधिकारिता अनुच्छेद 131 कि संघ राज्य राज्य विवाद, संघ राज्य राज्य विवादों के समाधान करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के पास आरंभिक या मूल अधिकारिता है, जो कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत यह अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है। जैसे आजकल सीएए का विवाद चल रहा है, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 जो बना था, अब तो 24 मार्च 2024 से लागू भी हो गया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के जो धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं, जो वहां धार्मिक रूप से अल्पसंख्यक प्रताड़ित हैं, अगर वो भारत में शरणार्थी हैं, शरण में हैं, तो उन्हें भारत की नागरिकता प्रदान की जाएगी। वो धार्मिक अल्पसंख्यक जो है, और धार्मिक रूप अल्पसंख्यक जो प्रताड़ित भी हैं वहां, वो हिंदू हैं, सिख हैं, ईसाई हैं, बौद्ध हैं, जैन हैं, पारसी हैं, इनको भारत में नागरिकता देने की बात किया गया। अब तो लागू भी हो गया। इसके लिए चैलेंज भी किया गया है उसके सुप्रीम कोर्ट में, अनुच्छेद 131 के तहत संघ राज्य राज्य विवाद। हालांकि नागरिकता संसूची का विषय है, तो कानून बनाने का अधिकार संसद को ही प्राप्त है, अनुच्छेद 11 में लिखा भी हुआ है, लेकिन कुछ राज्य इसको ऑब्जेक्शन कर रहे थे
इसे चैलेंज किया गया है। अब आगे देखिए क्या आता है डिसीजन। दूसरा आता है परामर्शी अधिकारिता। परामर्शी अधिकारिता अनुच्छेद 143, अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट के पास परामर्शी अधिकारिता है कि यदि विधि का निर्वचन संबंधी कोई मामला हो तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है। यदि विधि का निर्वचन संबंधी कोई मामला हो तो राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट से परामर्श मांग सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है। कि परामर्श देने के लिए बाध्यकारी हो ऐसा कोई व्यवस्था नहीं है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श दिया राष्ट्रपति को तो राष्ट्रपति भी उस परामर्श को मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है। सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए बाध्यकारी नहीं है, तो अगर सुप्रीम कोर्ट ने परामर्श देने के लिए तैयार हो गया, उसको परामर्श दिया, तो परामर्श मानने के लिए बाध्यकारी नहीं है, क्योंकि अनुच्छेद 50 में सेपरेशन ऑफ पावर है कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच। तो अगर सुप्रीम कोर्ट परामर्श देने के लिए तैयार हो गया तो उसके लिए न्यूनतम 5 सदस्यीय खंडपीठ का होना अनिवार्य बताया गया है। इसको हम लोग परामर्शी अधिकारिता के रूप में देखते हैं। दूसरा है कार्यात्मक आधार पर देखा जाए। कार्यात्मक आधार पर कार्यात्मक आधार, तो इसमें 2 पार्ट है। एक शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान, शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान, और दूसरा शक्ति संतुलन के रूप में संविधान। शक्ति संतुलन के रूप में संविधान। शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान और दूसरा है शक्ति के संतुलन के रूप में संविधान। और जब इसके स्वरूप की बात करते हैं कि इसमें कौन कौन सी अधिकारिता होगी, तो इसमें 2 अधिकारिता की बात करते हैं। 2 अधिकारिता की बात हम लोग करते हैं इसमें। एक अधिकारिता है अपीली अधिकारिता, एक अपीली अधिकारिता है। अपीली अधिकारिता और दूसरा है एक अपीली अधिकारिता है, दूसरा रिट अधिकारिता, दूसरा है रिट अधिकारिता। अपीली अधिकारिता और दूसरा है रिट अधिकारिता। रिट अधिकारिता, रिट अधिकारिता। अपीली अधिकारिता में हम लोग अनुच्छेद 132 से अनुच्छेद 136 तक पढ़ते हैं। अनुच्छेद 136 और रिट अधिकारिता अनुच्छेद 32 की बात कर रहे हैं, जो कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार मैंने आप लोगों को पढ़ाया था। यह पूरा सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता का मैंने बाकायदे उल्लेख किया। अब अपीली अधिकारिता में अनुच्छेद 132 की बात किया जाए तो संवैधानिक मामलों में अपील की जाती है। अनुच्छेद 132 में संवैधानिक मामलों में अपील की जाती है। 132 से 136 तक अपीली अधिकारिता है, 132 में संवैधानिक मामलों में अपील की जाती है। अनुच्छेद 133 की बात किया जाए तो सुप्रीम कोर्ट में कोई अपील तभी लाई जा सकती है जब विधि का सारवान का प्रश्न हो। सुप्रीम कोर्ट में कोई भी अपील तभी लाई जा सकती है
जब विधि का सारवान का कोई प्रश्न हो, और सारवान का प्रश्न का मतलब होता है कि सुप्रीम कोर्ट ने कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं दिया है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कोई स्पष्ट व्याख्या नहीं दिया गया है, और किसी प्रश्न पर भिन्न भिन्न हाई कोर्ट में मतभेद है, किसी प्रश्न पर भिन्न भिन्न हाई कोर्ट में मतभेद है, और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा उस पर कोई स्पष्ट निर्णय नहीं दिया गया है, तो ऐसे प्रश्न को सारवान का प्रश्न कहते हैं। और जब मामला सारवान का प्रश्न का हो तो अनुच्छेद 133 के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। अनुच्छेद 134 में दांडिक मामलों में अपील होती है, दांडिक मामलों में अपील अनुच्छेद 134 के तहत होगी। और अनुच्छेद 134 सब क्लॉज 1 में कहा गया है कि अपील करने के लिए उच्चतम उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र अनिवार्य है, अपील करने के लिए उच्च न्यायालय का प्रमाण पत्र अनिवार्य है। और सभी लोग जानते हैं कि अनुच्छेद 135 में परिसंघीय न्यायालय में सभी शक्तियां सुप्रीम कोर्ट को प्राप्त है, इसे अंतिम अपीलीय अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट रखता है। सुप्रीम कोर्ट निर्णय की अपील कहीं नहीं होती है, अंतिम निर्णय सामान्य सर्वोच्च न्यायालय का ही होता है। अनुच्छेद 136 में विशेष इजाजत वाली अपील है, अनुच्छेद 136 में विशेष इजाजत वाली अपील है। विशेष इजाजत वाली अपील का मतलब है विशेष इजाजत की अपील प्रमाण के बिना ऐसी विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति होगी, यह सुप्रीम कोर्ट की विवेकाधीन शक्ति है। कंफर्म हुआ, विशेष इजाजत की अपील प्रमाण के बिना, बिना प्रमाण के अपील की है, लेकिन ऐसी विधि द्वारा उच्चतम न्यायालय में अपील की जा सकती है, लेकिन यह सुप्रीम कोर्ट का विवेकाधीन शक्ति होगा। तो इसको हम लोग अपीलीय अधिकारिता के रूप में देखते हैं 132 से 136 तक। और अनुच्छेद 32 में मैंने आप लोगों को पहले ही रीट अधिकारिता पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 32 सब क्लास 2 के तहत सुप्रीम कोर्ट को, और अनुच्छेद 226 सब क्लास 2 के तहत हाई कोर्ट को रिट जारी करने का अधिकार है। कंफर्म हुआ, तो रिट अधिकारिता सुप्रीम कोर्ट के पास भी है, रिट अधिकारिता हाई कोर्ट के पास भी है। और मैंने बाकायदे आप लोगों को पिछले क्लास में कंपैरेटिव स्टडी भी पढ़ाया था कि सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट के रिटों के संदर्भ में तुलनात्मक अध्ययन मैंने कराया था आप लोगों को याद होगा। तो ये सारा चीजें आप लोग कहेंगे कि सुप्रीम कोर्ट की सुप्रीम कोर्ट की अधिकारिता के रूप में देखना है, तो संरचनात्मक आधार पर मतलब राजनीतिक ढांचे का संरक्षण, इसके संदर्भ में दो प्रकार की अधिकारिता, एक आरंभिक या मूल अधिकारिता, एक परामर्शी अधिकारिता। कार्यात्मक आधार की बात करें, शक्ति के स्रोत के रूप में संविधान और शक्ति के संतुलन के रूप में संविधान, इसके स्वरूप में देखा दो अधिकारिता है, एक अपीलीय अधिकारिता, दूसरा रिट अधिकारिता है। तो सुप्रीम कोर्ट की इस प्रकार की अधिकारिता को आप लोगों को समझने का प्रयास करना, एक मैं बहुत सरल शब्दों में समझाने का प्रयास किया है। कंफर्म हो सकता है कि आप लोगों को बाकायदे समझ में आ गया हो। जल्दी बोलो, आप लोग समझ में आ गया? कहीं कोई समस्या तो नहीं है ना?